नमस्कार मित्रों, समाख्या आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज हम उपस्थित हुए हैं समाचार विश्लेषण श्रृंखला का 25 अगस्त 2022 अंक लेकर। इसमें हम दैनिक जागरण में आई हुई खबरों का विश्लेषण करेंगे। आशा हर दुख का इलाज है, यानी हम अपेक्षा करते हैं अपने जीवन से, होप है, आशा है, हम समझते हैं कल बेहतर होगा, परसों कल से बेहतर होगा और आने वाला महीना आज इस महीने से बेहतर होगा। तो ये जो आशा है, बेहतर की आशा है, बेहतरी की आशा है, ये सभी दुखों का इलाज होती है। आप कितने भी थके होते हैं, आपको आशा हो जाती है कि बस अगला कदम हमको किनारे पर पहुंचाएगा और एक बार जोर लगाने पर हम विजेता बन सकते हैं। तो आपने चाहे एथलीट्स हों जिनको पदक मिलते हैं, तो वो आशा ही तो है जो उनको इतना स्पीड में दौड़ाती है, इतना अच्छा खेलने के लिए प्रेरित करती है। तो यही आशा, कितने भी जीवन में दुख हों, हमें हमेशा आशान्वित रहना चाहिए। बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको ये श्रृंखला कैसी लग रही है। साथ ही साथ कुछ सुझाव हैं तो वो भी दीजिए और इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित कीजिए। अब हम बढ़ते हैं आज के समाचार विश्लेषण की तरफ। मुफ्त की रेवड़ियों पर केंद्र सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाता? स्वाभाविक रूप से जो मुद्दा चल रहा था, कौन सा मुद्दा? मुफ्त रेवड़ियों वाला। लगातार सुप्रीम कोर्ट में ये विषय बना हुआ है और कल भी इसकी सुनवाई हुई है और इसमें केंद्र सरकार को निर्देश दिया है और पूछा गया है कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस विषय पर बातचीत क्यों नहीं करते। सभी दल ऑल पार्टी मीटिंग में आएंगे, वहाँ पर एक डिसीजन लीजिए। तो इसको लेकर के सरकार ने कहा है कि आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से कई सारे दल ऐसे हैं, कई सारी पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर विरोध किया है, यानी इन्होंने मुफ्त की रेवड़ियाँ यानी फ्री बीज का समर्थन किया है। तो वो इस विषय को सर्वदलीय बैठक में हल हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। आपसे ये अपेक्षा, यानी सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा है कि आप विशेषज्ञ समिति यानी स्पेशलिस्ट कमेटी बना करके इस विषय पर आगे बढ़ने की कृपा करें। वहीं पर सरकार की तरफ जो याचिकाकर्ता है अश्विनी उपाध्याय, उनके वकील की तरफ से कहा गया है, उन्हें कुछ सुझाव दिए हैं। जो विशेषज्ञ समिति बनेगी उसमें आप पूर्व या रिटायर्ड जस्टिस जो है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, उनको रखिए। उनमें से एक नाम उन्होंने RM लोढ़ा का दिया है, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बन सकती है। या फिर पूर्व CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भूतपूर्व विनोद राय की अध्यक्षता में कमेटी को बनाया जा सकता है। इस प्रकार के सुझाव दिए गए। वहीं पर प्रशांत भूषण वकील हैं, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की ओर से ये भी एक जो अपील करने वालों में से एक पक्ष है। तो उन्होंने कहा है कि तीन तरह से मुफ्त के वादे किए जाते हैं। पहला, उन्होंने पहले में कहा है कि जो भेदभावपूर्ण है और मौलिक अधिकार के खिलाफ हों। नंबर 1, जिनको फ्री बीज कहा था, क्योंकि फ्री बीज और वेलफेयर यानी मुफ्त की रेवड़ियाँ, मुफ्त उपहार और लोक कल्याण, ये दोनों में विवाद चल रहा है। कौन लोक कल्याणकारी योजना है और कौन जो है फ्री बीज है, मुफ्त रेवड़ियों में किस श्रेणी में आएगा। तो प्रशांत भूषण के द्वारा 3 तरह के जो वादे हैं वो मुफ्त की रेवड़ियों के अंतर्गत आते हैं। पहला, जिसका हमने बताया कि
जो भेदभावपूर्ण मौलिक अधिकार के खिलाफ हो। दूसरा, जिनसे पब्लिक पॉलिसी का उल्लंघन होता है, कोई भी लोक नीति बनी है उसको वायलेट करता है, कोई पब्लिक पॉलिसी का वायलेशन होता है, जैसे कर्जा माफ़ कर देना, जैसे किसानों के कर्जे जनरली माफ़ होते रहते हैं, किसी किसी कर्जे माफ़ होते हैं, उद्योगपतियों के तो कर्जे माफ़ होते रहते हैं। तो इन कर्जे माफ़ करना ये भी फ्री बीज के अंदर। तीसरा, जिनकी घोषणा सत्तारूढ़ दल द्वारा चुनाव से 6 महीने पहले की गई है। चुनाव आने वाला है और चुनाव आने वाला है उस समय जो सत्ता में जो भी पार्टी है वो 6 महीने पहले चुनाव से जो वादे करती है, जो घोषणाएं करती है, वो भी फ्री बीज के अंतर्गत आएगा। यानी जो अगर कोई योजना भी चलाती है वो भी फ्री बीज के अंतर्गत आना चाहिए। ये प्रशांत भूषण ने 3 पॉइंट्स रखे हैं, इनको आप भी नोट कर लीजिए ताकि आपको अपने आंसर में लिखने, अपने उत्तर में लिखने में सुविधा हो जाएगी। वहीं कपिल सिब्बल ने कल भी इस पर बात हुई थी हमारी कि एफआरबीएम अधिनियम से इसका रास्ता निकालने की बात की। एफआरबीएम क्या, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जिसको राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कहते हैं। और उन्होंने कहा कि एक वैधानिक वित्त आयोग बनाया जाए और वो तय करे कि राजनीतिक दलों के पास, यानी राज्य के पास कितना बजट है और राजनीतिक दल उस बजट को ध्यान में रख कर ही अपनी घोषणाएं करे, क्योंकि राजनीतिक दलों के पास ऐसी विशेषज्ञता, ऐसा ज्ञान नहीं होता है कि वो राज्य के संसाधनों के बारे में ज़्यादा जाने। वहीं सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने कहा है कि मतदाताओं को ऐसा माहौल मिलना चाहिए जिसमें वे सोच विचार कर निर्णय ले सकें। हमने सार्वभौमिक मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को अपनाया है और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को अपनाने के कारण से सभी मतदाताओं में वो अपने बुद्धि का, अपने परिपक्वता का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। निर्णय वो किसी न किसी चीज़ से प्रभावित होकर के लेते हैं और वो प्रभावित निर्णय उनके एक्चुअल निर्णय नहीं किए कहे जा सकते। उनका जो डिसीजन है वो किसी न किसी से इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो वो इन्फ्लुएंस जो है वो फ्री बीज के कारण से होता है। तो इसीलिए कहा कि इससे मतदाताओं को के जो डेमोक्रेटिक राइट हैं, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी जो आम आदमी पार्टी की तरफ से वकील है, उन्होंने कहा कि जनता जो है निर्णय लेने में सक्षम है, उसको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। एक आध बार बन जाए तो अगली बार नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये सब बातें जो है, एक 2013 का सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार का जो मामला था, इसको आपने देखना है, सर्च करना है। इसमें जो तमिलनाडु में फ्री कलर टीवी और इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम देने का बात हुई थी, उसके बारे में वो निर्णय आया था। आगे बढ़ते हैं। चलो, विकसित राष्ट्र बनाने की अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं जरूरी। प्रधानमंत्री मोदी ने कल फरीदाबाद में अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया और उसमें कहा है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, इसलिए हमेशा कहा जाता है शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, यानी ये 3 चीज़ें संचार में सभी आता है, जिसमें आपका रोड, रेलवे, एयरवेज, इसके अलावा कम्युनिकेशन, जो आप इंटरनेट है, मोबाइल है, इन सभी चीज़ें जितने भी आप संचार के साधनों में आ सकते, गिन सकते हैं, वो सभी संचार के साधन। वहीं स्वास्थ्य, ताकि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ सोच रख सकता है और अच्छे निर्णय ले सकता है और मेहनत करके अपने आप को और अपने राष्ट्र को विकसित कर सकता है। वहीं शिक्षा से जो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क जो है वो है, उसमें अच्छे संस्कार और नया नया नवाचार वो शिक्षा के माध्यम से आता है। तो 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो उसमें स्वास्थ्य के बारे में कल बात की है और उन्होंने कहा कि किस प्रकार से हमको 6 संकल्प के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बना रहे हैं, मजबूत बनाना है। पहला, ये लिखना है, आपको नोट करना है, ये चीज़ें बहुत ध्यान से सुनना है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा देना, ताकि बीमारी गंभीर रूप लेने से पहले ही पकड़ में आ जाए।
प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब होता है बीमार होने से पहले ही उसको सावधानीपूर्वक उससे बच जाना। जैसे कोरोना में 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, लगातार समय समय पर हाथों का सैनिटाइजेशन, स्वच्छता रखना, ये सब क्या प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के अंतर्गत आता है, ताकि आप बीमार ही ना पड़ें। दूसरा, छोटे छोटे गांवों में अत्याधुनिक अस्पताल खोलना, छोटे छोटे गांव में, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं का विकेंद्रीकरण हो और लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच हो। हेल्थ टू ऑल, इस लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त किया जा सके, ताकि ग्रामीण लोगों को अपने इलाज के लिए बड़े बड़े शहरों में दूर दूर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके न जाना पड़े। तीसरा, प्रत्येक ज़िले में मेडिकल कॉलेज और मेडिकल रिसर्च के लिए संस्थान खोलना। अभी प्रत्येक ज़िले में नहीं है, अभी कई सारे ज़िलों के बीच में एक बड़ा शहर होता है और उस शहर को ही रिसर्च सेंटर, एक तरह से मेडिकल कॉलेज वहाँ पर ही होता है। अब हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो रही है, हर ज़िले में मेडिकल रिसर्च आयुर्वेद रिसर्च सेंटर खोलने की, रिसर्च केंद्र खोलने की, ऐसा संस्थान खोलने के ज़रूरत है। तो ये इस पर काम चल रहा है। चौथा, देश भर में डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाना। अगर स्टाफ ही नहीं होगा, डॉक्टर ही नहीं होगा, ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा, मानव संसाधन नहीं होगा, तो कितना भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लो तो उसमें काम करने वाले नहीं होंगे, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर कोई मतलब का नहीं होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर और जो मेडिकल स्टाफ है उनकी संख्या को भी बढ़ाना एक लक्ष्य है, एक संकल्प है। पाँचवां, मरीजों की सस्ती दवाएं व सस्ते उपकरण उपलब्ध कराना। महंगी दवाओं के कारण कई बार मरीज, रोगी अपनी जान खो देता है और इसीलिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से जेनरिक दवाइयों के द्वारा जेनरिक दवाइयाँ सस्ते दामों पर मिलती हैं और कम कीमत के कारण से लोग इसको लेने में सक्षम होते हैं। इसीलिए सस्ती दवाएं और सस्ते उपकरण, कोई अलग अलग प्रकार के जो मेडिकल उपकरण होते हैं, चाहे बैसाखी है, घुटने में डालने वाली कटोरी है, पंप है, बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो सस्ते होने चाहिए। और छठा संकल्प है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाओं से मरीजों की मुश्किलों को कम करना। अब टेलीमेडिसिन यानी आप कहीं पर भी बैठे हैं, एम्स के डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, वहाँ अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले सकते हैं, अच्छी दवाएं उपलब्ध हो सकती हैं। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है मेडिकल क्षेत्र में। तो ये जो 6 संकल्प हैं, इनके द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं का आमूलचूल परिवर्तन होगा और इससे देश के विकास में सहयोग भी मिलेगा। क्योंकि स्वस्थ मानव संसाधन ही क्या कर सकता है, देश के विकास में अधिकतम भागीदारी कर सकता है। ठीक है, तो जो अमृतानंदमयी मिशन ट्रस्ट द्वारा निर्मित 2600 बेड वाला अस्पताल है, वो उद्घाटन उसका किया है। तो ये दिखाता है कि सरकार ही नहीं, सामाजिक संस्थान, सामाजिक संगठन भी, आध्यात्मिक संगठन भी अगर देश के विकास में सहयोग करते हैं तो जो राष्ट्र है वो विकसित अवस्था में बहुत जल्दी पहुंचेगा। वहीं चंडीगढ़ के मोहाली की मेडिसिटी में 664 करोड़ रुपए से लागत से बना होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर भी कल उन्होंने उद्घाटन किया उसका, यानी 24 अगस्त को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 साल के अंदर सभी शहर होंगे सफाई मित्र सुरक्षित, बहुत ही अच्छी योजना है। स्वच्छता मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान लगातार चल रहा है और स्वच्छ भारत अभियान 2.0 के तहत सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज शुरू किया गया था 2019 को, और 2019 को यह अभियान शुरू हुआ और ऐसा कहा जा रहा है कि 500 शहरों में सीवर लाइनों की सफाई का कार्य अब मशीनें करेंगी। सफाई में सुरक्षा यानी जो आपने देखा होगा कि मैला ढोने वाले लोगों की बड़ी संख्या होती थी, धीरे धीरे वो कम होगा। हमने क्या किया, हमने सीवर के द्वारा जो है
अपने जो गंदगी है वो बहाना शुरू किया, फिर उस पर ट्रीटमेंट लगाया, लेकिन उसकी सफाई के लिए लोग उसके अंदर उतरते हैं और कई बार तो ऐसी दुर्घटना हो जाती है क्योंकि उसमें कई प्रकार की गैसेस जो है वो निर्मित होती हैं और वो गैसेस के कारण से उनमें दम घुट करके कई लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी जान बचाना, उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन स्वास्थ्य सेवाएं भी उनके लिए उपलब्ध कराना, ये सभी काम सफाई मित्र सुरक्षा अभियान के अंतर्गत आ रहे हैं। और इसके लिए नमस्ते योजना बनाई है। नमस्ते योजना किसने बनाई है? केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इन दोनों ने, यानी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने मिलकर के स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे यानी 2.0 में नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, दोबारा से सुनेंगे, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम यानी नमस्ते, इसको लागू करने की तैयारी कर ली है। ये दोनों की संयुक्त रूप से योजना है। इसमें पूरे सफाई कर्मियों को इन्होंने ऑफ़र दिया है, प्रोत्साहन भी दिए हैं। तो बहुत सारे 500 शहरों को लक्षित किया गया है पहले, तो बहुत सारे शहरों ने बहुत ही जल्दी, लगभग 250 से अधिक शहरों ने घोषणा भी कर दी है कि हाँ, हम इसको लागू करेंगे और उनको लागू करने के लिए प्रयास भी कर दिए हैं शुरू। वहीं अमृत योजना के तहत जो 500 शहर हैं उनका भी इसमें हिस्सा बनाने के लिए उन्होंने भी हाँ कर दिया है। क्लियर है? तो ये जो सफाई मित्र सुरक्षित स्वच्छ भारत मिशन 2.0 इसके तहत जो योजना बनी है उसमें 2024 तक सभी शहर सफाई मित्र सुरक्षित होंगे। यानी सफाई मित्र जितने हैं, जो स्वच्छता कर्मी हैं, उनको सफाई मित्र का नाम दिया गया है। और तो 2024 तक वो कैसे हो जाएंगे? सुरक्षित हो जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है। तो मैन होल जो होते हैं ना, आपने देखा होगा कि गटर पे सीवर लाइन के ऊपर मैन होल बने होते हैं, गोल गोल ढक्कन रखे होते हैं, उनको उठा करके व्यक्ति उसमें सफाई के लिए उतरता है। तो मैन होल को मशीन हॉल में बदलना है, यानी अब उसमें व्यक्ति को उतरने की आवश्यकता नहीं होगी, मशीन उतरेगी और मशीन से ही उसमें सफाई होगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजर चोरी रोकने को एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना लागू। ये भी बहुत अच्छी योजना है क्योंकि हम देखते हैं कि हर साल खाद को लेकर, उर्वरकों को लेकर के ग्रामीण क्षेत्र में बहुत हाहाकार रहता है। कहीं कालाबाजारी हो रही होती है, तो कहीं लंबी लंबी लाइन लगी है और 10-10 दिन, 15-15 दिन तक की वेटिंग लगी हुई है। तब तक जो बुआई का टाइम है वो निकल जाता है और फसल सही समय पर नहीं बोने के कारण से उसकी उत्पादकता में अंतर आ जाता है। तो इसके कारण से बहुत ही हानि जो है किसानों को उठानी पड़ती है, बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। उसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना लागू कर दी गई है। इसमें यूरिया, डीएपी, एमओपी, एनपीके एक ही ब्रांड के नाम से उपलब्ध होंगे। अभी अलग अलग कंपनियों के नाम से वो बेचे जाते हैं, अब एक ही ब्रांड होगा। इस योजना को केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की तरफ से चलाया जा रहा है। और ये निर्देश दिया गया है किनको? सभी फर्टिलाइजर कारखानों को, स्टेट ट्रेडिंग कंपनियों को और फर्टिलाइजर के जो विपणन कंपनियां हैं, जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, उनको भी ये निर्देश दिया गया है कि जो फर्टिलाइज़र की बोरियां हैं उन पर लोगो लगाएं और लोगों से स्पष्ट होगा कि ये जो बीज है वो सब्सिडी वाला है, वो भी सेंट्रलाइज सब्सिडी वाला, सेंटर के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी है। और 2/3 हिस्से पर बोरी जो होगी खाद की, उसके 2/3 हिस्से पर ये लोगो लगा होगा, यानी इस पर लिखा होगा प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, जो आपको चित्र में दिख भी रहा है। उसके साथ
जो उसका बचा हुआ 1/3 भाग है उसमें जो जितना भी कंपनी अपना ब्यौरा देना चाहती है और इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है उसके बारे में जो फैक्ट है वो प्रिंट होंगे। और इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि मेट्रोलॉजी एक्ट, उसके तहत फर्टिलाइज़र के लिए पैकेज कमोडिटी एक्ट, उसकी निर्धारित प्रक्रिया पूरी जल्दी से जल्दी करें। 19 सितंबर 2022 तक पुरानी जो डिजाइन है बोरियां हैं उनको उनकी खरीद न करें 19 सितंबर के बाद। और कहा गया है नए ब्रांड के फर्टिलाइज़र 2 अक्टूबर 2022 से बाज़ार में उतार दिए जाएंगे और जो पुरानी बोरियां हैं उनको खपाने को मैक्सिमम समय मिला है 21 दिसंबर 2022 तक। तो ये बहुत ही अच्छी किसानों के लिए खबर है कि सरकार की एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना जो है वो किसानों को लाभकारी होगी। आगे बढ़ते हैं। आतंकवाद पर रखें एक दूसरे की संवेदनाओं का ख्याल। SCO यानी संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें रक्षा मंत्रियों की ये बैठक हुई, संघाई सहयोग संगठनों के रक्षा मंत्रियों के, और उसमें सभी देशों के रक्षा मंत्री जो इसके सदस्य हैं, इसमें पाकिस्तान भी है, चीन भी है, उन सदस्य देशों के सामने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक तरफ जहां अफ़गानिस्तान का इस्तेमाल किसी भी सूरत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं किए जाना चाहिए और SCO के सभी देशों को आतंकवाद के मुद्दे पर एक दूसरे की संवेदनाओं का ख्याल रखना चाहिए। और ये बैठक कहाँ हुई है? ये बैठक हुई है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। और इसी जगह पर अगले 3 हफ्ते बाद शीर्ष नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री, सभी हेड ऑफ द स्टेट्स की बैठक होनी, इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाने की संभावना है। और वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी उसमें उपस्थित होंगे, शाहबाज। तो ये द्विपक्षीय PM मोदी की यात्रा, उनकी द्विपक्षीय मुलाकातों के बारे में निर्धारित समय के कुछ पहले ही ये जानकारी दी जा रही है। और रक्षा मंत्री ने कहा है कि आतंकवाद वैश्विक सुरक्षा व शांति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इसको लड़ने के लेकर सभी को एक साथ आना होगा और भारत हर तरह से आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, ताकि अपने क्षेत्र को शांति और अपने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखी जा सके। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि SCO के सदस्य देशों के बीच, जितने भी संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं, उनके बीच आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त क्षमता विकसित करनी चाहिए। और साथ ही साथ कि ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अफ़गानिस्तान की भूमि जो है और इसका इस्तेमाल जो है दूसरे देशों के आतंकवाद के फैलाने के लिए ना हो। केवल अफ़गानिस्तान नहीं, किसी भी देश की भूमि दूसरे इल्लीगल गतिविधियां हैं जिनमें आतंकवाद सबसे महत्वपूर्ण है, उसके लिए उपयोग में नहीं आनी चाहिए। और हमको पता है कि इस प्रकार से चीन ने पिछले 2 बार से लगातार संयुक्त राष्ट्र संघ में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो वैश्विक आतंकवादी यानी प्रतिबंध करने के लिए आतंकवादी को जो हमने प्रयास किए और उस पर वीटो करने का काम चीन ने किया। ठीक है, किस नाम पर? कि अभी हमको इसमें समय चाहिए, समय लेना है, हम देखेंगे पहले कि ये इस पर प्रतिबंध लगाने लायक है कि नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, संघाई सहयोग संगठन के बारे में जान लेते हैं। संघाई सहयोग संगठन एक स्थायी यानी परमानेंट अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया के राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन के रूप में ये सामने आया है और जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए। 3 चीज़ें हैं, शांति, सुरक्षा और स्थिरता। इन पॉइंट्स पे हमको ध्यान रखना चाहिए। इसका गठन जो है 2001 में हुआ था। 2002 में इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे और इसको 2003 से लागू कर दिया गया था। SCO 2001 में गठन से पहले ये संघाई 5 नाम से जाना जाता था। संघाई 5 में 5 देश होते थे, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान। अब
96 में जो संघाई 5 है उसका उद्भव सीमा के सीमांकन और वैसैन्यीकरण वार्ता के एक श्रृंखला के रूप में हुआ था, जिसे 4 पूर्व सोवियत गणराज्यों द्वारा चीन के साथ सीमा पर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किया गया था। और 2001 में संगठन में उज्बेकिस्तान को शामिल होने के बाद इस संघाई 5 का नाम बदल करके संघाई सहयोग संगठन हो गया। और 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने। इसका उद्देश्य है सदस्य देशों के मध्य परस्पर विश्वास और सद्भाव को मजबूत करना, राजनीतिक, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी यानी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ कल्चरल सेक्टर में भी प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना। वहीं एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन यानी शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण, इन क्षेत्रों में भी संबंधों को बढ़ाना है। संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता बनाए रखना, ये हमने पहले बात कर चुके हैं। लोकतांत्रिक, निष्पक्ष एवं तर्कसंगत नव अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना, क्योंकि लगातार जैसे कल भी इस विषय पर बात हुई थी, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ अपने आप में सुधार नहीं लाता है तो फिर दूसरे जो लोकतांत्रिक संगठन हैं वो उनसे आगे निकल जाएंगे और उसका महत्व कम हो जाएगा। तो उन्हीं संगठनों में से एक है संघाई सहयोग संगठन। इसकी आधिकारिक भाषाएं 2 हैं, रूसी और चीनी। ठीक है, बातचीत ज़्यादातर उसमें इंग्लिश में ही होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संघ के प्रकृति वंदन दिवस से जुड़ेंगे 55 लाख पर्यावरण प्रेमी। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसका एक कार्यक्रम चलता है जो 2020 से चल रहा है। प्रकृति वंदन अगस्त माह में ही होता है। प्रकृति वंदन ये अच्छा उदाहरण है किस प्रकार से समाज को जागरूक करके पर्यावरण के प्रति सचेत करना, पर्यावरण के प्रति उसको संवेदनशील बनाना। पर्यावरण की सुरक्षा का दायित्व तो केवल सरकारों का नहीं है, हर एक व्यक्ति का है, समाज का भी है। तो प्रकृति वंदन कार्यक्रम बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि किस प्रकार से लोगों की भागीदारी पर्यावरण सुरक्षा और पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार के लिए किया जा सकता है। तो इस बार एक सप्ताह जो है वो अभियान चलेगा प्रकृति वंदन के तहत। इसको 1 वीक फॉर नेशन नाम से ये कार्यक्रम रहेगा और इसमें कई संस्थाओं को भी साथ में लिया गया है। 160 यूनिवर्सिटीज़ यानी 160 विश्वविद्यालय के छात्र जो है एक साथ आएंगे इस कार्यक्रम में। 28 अगस्त को पौधारोपण और जलाशयों की सफाई समेत जो है अन्य गतिविधियाँ होंगी, यानी 28 अगस्त से इस कार्यक्रम को शुरुआत होगी। और इसमें जो है 55 लाख जो है कार्यकर्ता, 55 लाख पर्यावरण प्रेमी इसमें जुड़ेंगे। और पिछले साल ये 800 जिलों में जो है कार्यक्रम प्रकृति वंदन हुआ था और उसमें 52 लाख लोग जुड़े थे। और इस बार भी उस लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। तो इस प्रकार से कल हमने जैसे जाना था कि किस प्रकार से हमारी तटीय स्वच्छता अभियान जो चल रहा है उसको लेकर के जो 7500 किलोमीटर की हमारी समुद्री सीमा रेखा है उसको एक साथ 17 सितंबर को सफाई के लिए जो हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत उसको रखा था। तो तटीय स्वच्छता दिवस के दिन जो है हम इसको बड़े लेवल पर करने वाले हैं। जन भागीदारी के ऐसे कार्यक्रम लगातार होने चाहिए। उसमें भी पर्यावरण संरक्षण गतिविधि संघ की उसमें भाग ले रही है। तो वहीं दूसरी तरफ एक छोटी सी खबर थी तो मैंने कहा इसमें डाल दूं। मेडिकल ड्रोन, ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कैसे हम अलग अलग क्षेत्रों में विकास कर सकते हैं। ड्रोन के माध्यम से जो है ह्यूमन टिश्यूज़ को यानी मानव ऊतकों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम किया जा रहा है। तो बहुत जल्दी कम समय में और सटीक डिलीवरी जो है ड्रोन के माध्यम से हो रही है। बेल्जियम की ये घटना है। तो इस प्रकार से भारत में भी जल्दी ही इस प्रकार के उपकरणों से ये इन माध्यमों से डिलीवरी होना शुरू हो जाएगी। कई बार रोड के रास्ते से आते हैं, बहुत सारा ट्रैफिक होता है और देरी हो जाती है, उससे मरीज़ के हताहत होने की संभावनाएं रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 370 के खत्म होने के साथ यूं बदल गए मतदाता पंजीकरण के भी नियम। अब जम्मू कश्मीर में हमको पता है कि पहले मूल निवासी और अन्य यानी पहले जो है लोकसभा के लिए मतदाता सूची अलग होती थी, विधानसभा के लिए मतदाता सूची अलग होती थी। अब ये बदल गया है।
वहाँ कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में जो भी रह रहा है वो अपना वोट वहाँ बनवा सकते हैं, जैसे हम अन्य जगहों पर बनवाते हैं। तो ये तो सब जगह होता है कि वोट आपका एक ही जगह होना चाहिए, अगर दूसरी जगह है तो उसको आपको हटवाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है। तो उसके कारण से 25 लाख से ज़्यादा मतदाता वहाँ पर बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो जो नॉन परमानेंट रेसिडेंस यानी अस्थायी निवासी कहा जाता था, अब वो वाला अस्थायी निवासी वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। क्लियर है। तो वहाँ पर जो निवासी है सभी को मतदान करने का और मतदाता बनने का अधिकार है, वोटर सूची में अपना नाम लिखवाने का अधिकार है। यानी मतदाता सूचियों का जो प्रकाशन है वो 15 सितंबर तक करने की बात की है, और अक्टूबर 2022 तक 18 वर्ष की आयु जितने भी लोग हो गए हैं वो पंजीकरण करा सकते हैं, वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इसको 25 अक्टूबर तक पंजीकरण कराने का जो है समय दिया गया है, और 25 नवंबर को ये सूची, मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट प्रकाशित हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी। ठीक है। तो वहीं पर जम्मू कश्मीर नगर निगम ने एक नया जो है अपने स्थानीय निकाय के लिए नया, जिसको कहते हैं, नज़ीर पेश की है, नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। वो क्या है कि वहाँ पर एक प्रस्ताव पास हुआ है, उस प्रस्ताव के माध्यम से जो भी नगर निगम चुनाव में लड़ना चाहता है, चुनाव कैंडिडेट रूप में उतरना चाहता है, उसको कम से कम ग्रेजुएट यानी स्नातक होना चाहिए। अभी तक केवल हरियाणा के अंदर पंचायत चुनाव में 10वीं पास यानी 10वीं तक की शैक्षिक योग्यता का निर्धारण किया गया था, और ये अभी तक इस प्रकार से लोकतांत्रिक संगठनों में, संस्थाओं में चुनाव लड़के आने वाले जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए एक शर्त लगाई है, वो है स्नातक की। तो कुछ लोगों ने इसका बड़ा स्वागत किया है, और ये मुद्दा डिबेट का है कि शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है या नहीं है। इस पर आप विचार करिए और अपने पॉइंट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आगे बढ़ते हैं। रूस से रुपए में व्यापार पर मिलेगा प्रोत्साहन। जैसे हमको पता है कि किस प्रकार से रूस पर प्रतिबंध सभी यूरोपीय देशों और अमेरिका सहित बहुत सारे देशों के द्वारा लगाए गए हैं, और उसके कारण से रूस का व्यापार काफ़ी प्रभावित हुआ है। लेकिन भारत का व्यापार रूस के साथ बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? फरवरी जब से यूक्रेन रूस का युद्ध हुआ है शुरू, उसके बाद से भारत ने जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, वो रूस से मंगाना ज़्यादा कर दिया है, ज़्यादा मंगाना शुरू कर दिया है। उसके कारण से क्या हुआ है कि जो रूस के साथ व्यापार जो केवल 3-4% होता था, क्रूड ऑयल का जो आयात है वो वहाँ से लगभग 40 से 50% जो है रूस से होने लगा है। और डॉलर में जो पैसा जाता है, कन्वर्जन होता है, तो उसको लेकर के समस्याएं आती रहती हैं। भारतीय मुद्रा यानी रुपए को भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में पहचान दिलाने के लिए आरबीआई ने अभी इसको विदेशी व्यापार में उपयोग करने के लिए छूट दे दी थी, और उसी के अंतर्गत रूस से जो व्यापार हो रहा है उसमें रुपए में आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको व्यापार को करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस भुगतान व्यवस्था यानी पेमेंट सिस्टम से रुपए और रूस का जो भुगतान व्यवस्था है मीर, इसके बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश चल रही है, किस प्रकार से इसमें कैसे काम करेंगे। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का ये पैमाना भी होता है कि उसकी मुद्रा में, उसकी करेंसी में फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो भारत अब देखो, अगर हम देखेंगे तो लगातार भारत जो है उन देशों की तरफ बढ़ रहा है जो विकसित है, उन देशों की तरह आगे बढ़ रहा है। वहीं पर महंगाई लगातार बढ़ रही है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी मुद्रा नीति समिति है, उसके सदस्य जयंत आर वर्मा हैं। उन्होंने कहा है कि मुद्रास्फीति निश्चित करने के रूप से देश में कोई निश्चित मानक नहीं है, कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन जो आरबीआई है वो कोशिश कर रही है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है
वो कोशिश कर रही है कि महंगाई दर को यानी इन्फ्लेशन को 4% के लक्ष्य के करीब जल्दी से जल्दी लाया जा सके, जो लक्षित है, जिसका लक्ष्य रखा गया है। इसीलिए इन्हीं प्रयासों में आरबीआई द्वारा अभी पिछले दिनों ही रेपो रेट को बढ़ाया गया है 0.50%, जिसके द्वारा अब रेपो रेट जो है 5.40% हो गई है। और ये भी कहा, ये बहुत सारी चुनौतियां हैं क्योंकि वैश्विक स्तर पर यानी ग्लोबली स्थितियां बड़ी गंभीर बनी हुई हैं। लगातार युद्ध की स्थिति बनी है, वहीं पर अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से मंदी आई हुई है, कहीं पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और कोरोना के बाद की स्थितियां भी प्रभावित कर रही हैं। इन सब के बाद भी उन्होंने कहा कि जो सबसे मुश्किल समय था अब वो निकल गया है। केवल एक शर्त है कि अब दोबारा कोई ऐसी स्थिति न बने। अब हम उस सबसे बुरे वक्त से निकल चुके हैं, अब अच्छा समय आने वाला है। तो हमें आशा है, अपेक्षा है कि जल्दी से जल्दी महंगाई पर नियंत्रण हो जाएगा। अंत में आज के इतिहास की बात कर लेते हैं। वीरचंद राघव जी, बहुत कम लोगों को पता होगा, वीरचंद राघव जी मूलतः गुजरात के भावनगर के थे। उनका जन्म आज ही यानी 25 अगस्त 1864 को हुआ था और 1893 में हुई शिकागो की विश्व धर्म सम्मेलन में, जिसमें स्वामी विवेकानंद गए थे और उनका जो भाषण था वो पूरी दुनिया में आज भी उसी चाव से सुना जाता है और उनकी जो प्रसिद्धि है वो वहीं से प्रारंभ हुई थी, यानी विश्व ने उनको वहीं से जाना था। उसी विश्व धर्म सम्मेलन में वीरचंद राघव जी भी जैन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में गए थे और उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था और जैन धर्म के विचारों को वैश्विक मंच पर पहुंचाया था। तो जैन धर्म के आध्यात्म के विषय को विशेष रुचि रखने वाले ऐसे वीरचंद राघव जी का जन्म आज यानी 25 अगस्त को हुआ और आप गुजरात के भावनगर के रहने वाले हैं। आज ही यानी 25 अगस्त 2012 में अंतरिक्ष यान वाइजर ने सौर मंडल का जो आखिरी छोर है, जिसको हीलियोस्फीयर कहते हैं, उसको पार किया था। वाइजर 1 क्या है? ये स्पेसक्राफ्ट है, अंतरिक्ष यान है अमेरिका का और ये पहला सौरमंडल के बाहर जाने वाला इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचने वाला मानव निर्मित यान है, जिसको नासा ने 1977 में लॉन्च किया था और उसके बाद पहुंचा कब? 2012 में। वहीं इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले व्यक्ति थे मैथ्यू वेब। आज ही के दिन 25 अगस्त 1875 को ये इंग्लिश चैनल को पार किए थे। इंग्लिश चैनल इंग्लैंड के डोवर से फ्रांस के कलाइस के बीच में है, यानी फ्रांस और जो ब्रिटेन के बीच में जो समुद्र है उसको इंग्लिश चैनल कहते हैं और इसकी दूरी को उन्होंने 21 घंटे 45 मिनट में पूरा किया था, यानी इतना लगातार तैर करके वो पार किए थे। 1883 में नियाग्रा फॉल्स के नीचे व्हर्लपूल रैपिड्स को पार करने की कोशिश में उनका निधन हो गया था। मैथ्यू वेब कहाँ के थे? इंग्लैंड के, ठीक है। और आज इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था। आपने बड़े ध्यान से पूरे वीडियो को सुना, सभी समाचारों को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं आपको कैसा लग रहा है। आप समाख्या से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल जरूर करें, मैसेज करें, नहीं तो समाख्या@gmail पर मेल भेजें। धन्यवाद, आभार, नमस्कार। भारत माता की जय।